Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 9 science chapter number 14 natural resources. So first we want to know what you understand by this word resources. So the natural resources on the earth are air, water, soil, minerals and living organisms. बेटे नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो कि अर्थ के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा पे अवेलेबल हैं, जैसे और ये कहाँ से मिले हैं? प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। किसे? ह्यूमन बीइंग को। तो ह्यूमन बीइंग को प्रकृति द्वारा जो भी कुछ दिया गया है वो किस में हम काउंट करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर काउंट करते हैं, लाइक एयर, water, soil, minerals and living organisms. The outer crust of the earth is the lithosphere. The water on the earth is hydrosphere. The layer of the air around the earth is atmosphere. Living organisms are found where the atmosphere, hydrosphere and lithosphere interact and is the biosphere. बेटे केवल ह्यूमन बीइंग ही नहीं, जो एनिमल्स हैं उन्हें भी नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि एयर, वाटर, मिनरल्स। इनकी बर्ड्स को भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी एनिमल्स को है, और एनिमल्स को भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि ह्यूमन बीइंग को है। सो यहाँ बताया गया है कि अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, सबसे ऊपरी परत जो है, उसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। द वाटर ऑन द अर्थ इज़ हाइड्रोस्फीयर। इस प्रकृति पर जो पानी है तो उसे हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। द लेयर ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ इज़ एटमॉस्फेयर। इस अर्थ के चारों तरफ जो हवा है, जो एयर है, उसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इंट्रैक्ट एंड इट इज़ द बायोस्फीयर। लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर कि ये जो तीनों लेयर्स हैं, यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो है, ये आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं और इसे हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। देखिए आप नीचे डायग्राम के अंदर बेटा, लिथोस्फीयर जो अर्थ का जो पार्ट है उसको हमने बताया है, जो अपर मोस्ट लेयर है। नाउ एटमॉस्फेयर, चारों तरफ जो एयर है अर्थ की, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और जो वाटर है उसे हमने हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना है। इन तीनों के मिश्रण की जो जगह है जो कि बायोस्फीयर कहलाती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके रहने के लिए वही जगह सबसे उपयुक्त होती है। नाउ द नेक्स्ट इज एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड द अदर गैस। एयर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, जैसे कि, और ये गैसेस कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। तो अदर गैसेस के अंदर कौन कौन सी होंगी बेटे? हीलियम है, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ये सब बहुत ही कम मात्रा के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। Now during respiration, living organisms use oxygen to break down glucose and get energy for their activities. रेस्पिरेशन के समय यानी श्वसन के समय जो ऑक्सीजन हम इंटैक करते हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन को इंटैक करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कौन? एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। और जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इंटैक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और ह्यूमन बीइंग और जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इंटैक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। Then during respiration, living organisms use oxygen to break down glucose and get energy for their activities. तो ये जो रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया है, ये क्या करता है? ग्लूकोज जो है उसे इंटैक करता है, और इंटैक करने के बाद में क्या होता है बेटे कि वो छोटी छोटी स्मॉल पीसेस के अंदर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है उसका, और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। Now the next is the result in this release of carbon dioxide। और जब ये रेस्पिरेशन का वर्क होता है, जब हम ऑक्सीजन को इंटैक करते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं।
बर्निंग ऑफ फ्यूल्स also यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी फ्यूल के बर्न होने से, जलने से क्या होता है, एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन का उसमें उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकलती है। तो 8th स्टैंडर्ड के अंदर हमने इस तरह का एक टेस्ट किया है, एक तरह का हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है कि किसी भी कोई भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, यदि हम उसे बर्न करते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती ही होती है। विदाउट ऑक्सीजन के वो बर्न नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल क्या स्टडी किया था हमने बेटे, कि हमने एक कैंडल लिया, उस कैंडल को हमने बर्न किया। बर्न करने के बाद में क्या होता है, बर्न करने के बाद में हम क्या करते हैं बेटा, उसके ऊपर एक जो ग्लास है ना, उसे हम उल्टा रख देते हैं। तो वो जो कैंडल होती है वो कुछ समय तक चलती है। थोड़ी समय बाद में हम देखते हैं कि वो अपने आप ही जो है वो बुझ जाती है ना। एक्चुअल में उसमें क्या होता है कि वो कैंडल तब तक ही बर्न होती है जब तक कि उस गिलास के अंदर की ऑक्सीजन को वो काम में लेती है। जब गिलास के अंदर की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है कि वो जो कैंडल होती है वो अपने आप ही जलना बंद कर देती है। यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी फ्यूल को जलने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उसके बाद में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमें नेक्स्ट कंपोनेंट के रूप में प्राप्त होती है। Now during photosynthesis, green plants convert carbon dioxide into glucose in the presence of the sunlight. This results in the release of oxygen. So we know very well the mechanism of the photosynthesis. ये हम लोगों ने क्लास 6 से ही स्टडी किया है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट जो होते हैं, उनकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है और क्या करता है, वाटर का यूज़ करता है। कहाँ से, जो प्लांट है उसके रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका यूज़ करने से ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज को बनाते हैं और ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो जितनी ग्लूकोज की उन्हें ज़रूरत होती है उतना वो काम में ले लेते हैं और बाकी जो होता है वो बॉडी के बाहर वो अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, एज इन स्टेम, एज इन लीफ, एज इन रूट। और हम लोग क्या करते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। फॉर द एग्जांपल हम पोटैटो खा रहे हैं या हम रेडिश ले रहे हैं या हम कैरेट ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लांट पार्ट का यूज़ कर रहे हैं। और उनको खाने से क्या होगा, उनको खाने से हमें एनर्जी मिलेगी, है ना। और वो एनर्जी जो होती है उससे हम हमारा जो वर्क होता है उसे कंप्लीट करते हैं। कैसे कि भाई जो हमने फूड कंपोनेंट्स खा लिया है, अब जब हम रेस्पिरेशन का वर्क तो कर ही रहे हैं, ऑक्सीजन को इंटैक कर रहे हैं, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, उन फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन करेगी, उससे हमें एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से हम हमारे डेली रूटीन का जो वर्क है वो कर पाते हैं। Now, during photosynthesis, green plants convert carbon dioxide into glucose in the presence of the sunlight. This results in the release of oxygen. These process help to maintain the oxygen carbon dioxide balance in the nature. ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता ही रहता है और इस वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना हुआ रहता है। अब यदि ये प्रोसेस चलने से बैलेंस बना हुआ रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी प्रकृति के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो उसके पीछे रीज़न ये है बेटे कि अब जो ह्यूमन बीइंग है उसने अपनी ज़रूरत के लिए प्लांट्स को कट करना स्टार्ट कर दिया है। जितने प्लांट्स वो कट कर रहा है उसकी तुलना में उतने प्लांट्स वो वापस नहीं लगा रहा है। तो क्या हो रहा है, अब जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस का जो बैलेंस है वो पहले के जैसे नहीं रहा है, जिसकी वजह से अब प्रकृति के अंदर पॉल्यूशन बढ़ने लगा है। नाउ द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। तो क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए एटमॉस्फेयर का क्या रोल है। द एटमॉस्फेयर कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। Air is a bad conductor of heat. It prevents sudden increase in temperature during the day and also slows down escape the heat during the night. So the atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day and throughout the year. इसमें बताया गया है कि भाई एटमॉस्फेयर जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल करने के अंदर बहुत हेल्प करता है। द मूवमेंट ऑफ द एयर
When air gets heated, it rises up and produce low pressure, and cool air moves in to take its place. So during the day the land gets heated faster than the sea. दिन के समय के अंदर जो ज़मीन होती है वो पानी की तुलना में या समुद्र की तुलना में बहुत जल्दी गर्म होती है. सो द हॉट एयर अबव द लैंड राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड्स द लैंड. इसीलिए जो गर्म हवा होती है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है और सी की तरफ मूव करती है, जबकि जो सी की ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ आती है. द कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड्स द लैंड. ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड. सो द हॉट एयर अबव द सी राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी. नाउ रेन. व्हेन water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and dries up. Some water vapor also gets into the atmosphere due to the biological activities like transpiration. As the water vapor rise, it cools and condenses to form tiny droplets of water. This appears as clouds. When the tiny droplets of water join together to form bigger drops of water, they fall down as rain, snow or hail. सो बेटे यहाँ बताया गया है कि बारिश होती किस तरीके से है, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है और जो वाटर साइकिल है उसकी स्टडी हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी कर चुके हैं. तो यहाँ ये बताया गया है कि जो समुद्र का पानी होता है वो सूरज की गर्मी से हीटअप होता है और वो गर्म होकर भाप बन के उड़ने लगता है. ये जो वाष्प है, ये जो वाटर वेपर्स है, ये ठंडी होने के बाद में क्या होता है, ऊपर मतलब जब जा रही हैं तो ठंडी होने के बाद ड्रॉप ड्रॉप जो है वो आपस के अंदर जुड़ने लगते हैं और इससे क्या होता है, एक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. ये जो क्लाउड्स होते हैं बेटे, ये हवा के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं और जब इनके रास्ते में कोई माउंटेन आता है तो ये उससे टकराते हैं और वहाँ पर ये बारिश करने लगते हैं. तो इस तरीके से जो वाटर है वो फिर से अर्थ पर आ जाता है और बारिश इसी तरीके से होती है. द नेक्स्ट इज द एयर पॉल्यूशन. तो द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशंस. तो अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया था कि क्यों प्रकृति में इस तरीके से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस कंडीशन में नहीं है. हम इंडस्ट्रियल का यूज़ कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं और इससे निकलने वाला जो धुआं है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो स्मोक है, उसको हम उसको प्यूरीफाई नहीं करते हैं, जिससे कि वो ऐसे के ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं और फिर ये जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो प्रकृति है, उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं. सो यहाँ बताया गया है कि जब प्रकृति के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस एयर के अंदर बढ़ने लगते हैं तो हम इसे एयर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड द पेट्रोलियम contain a small amount of the nitrogen and the sulfur. When these fuels are burnt, it release oxides of the sulfur and nitrogen. These oxides dissolve in rain and causes acid rain. आगे बताया गया है कि जब फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो सल्फ़र ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये प्रकृति के अंदर आते हैं और जब रेन इनसे मिलती है, मतलब कि ये जो ऑक्साइड जब बारिश के पानी से मिलते हैं तो ये एसिड रेन की फॉर्म करते हैं और प्रकृति और वापस से अर्थ पर आते हैं. Burning of fossil fuel also release unburned carbon particles which reduce visibility during cold weather. Along the condensed water is forms smoke. Regular breathing air containing these harmful substances causes the allergies, cancer, heart disease, etc. So आगे बताया गया है कि जो fossil fuels को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है कि अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो है वो रिलीज़ होते हैं और ड्यूरिंग कोल्ड वेदर जब ठंड का समय होता है अलॉन्ग विद द कंडेंस वाटर इज़ फॉर्म स्मोक. और जब ठंड का समय होता है तो इसी वजह से जो स्मोक है उसका फॉर्मेशन होता है. रेगुलर ब्रीथिंग एयर कंटेनिंग दीज हार्मफुल सब्सटेंस. यदि हम इसी हार्मफुल सब्सटेंस के अंदर हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस चलता रहता है तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एलर्जीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़ भी होने के चांसेस होते हैं.
सो आई होप कि ये जो टॉपिक है एयर पोल्यूशन ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल बी एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.